नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नागरिकता। नागरिकता के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता यानी हमारे भारतीय संविधान में जो है नागरिकता किस भाग में दे रखी है। तो संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और भाग 2 में कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक चर्चा की गई है। और हमारे संविधान में जो है नागरिकता को कहाँ से लिए गए यानी कहाँ से इंस्पायर्ड यानी प्रेरित है, तो ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता को लिया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में जो है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को हम यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नागरिकता। नागरिकता की बात की जाए तो भाग 2 में जो है नागरिकता दी गई है। और यदि बात की जाए आर्टिकल कितने हैं भाग 2 में, अनु अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है इसमें आर्टिकल जो है दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता कहाँ से प्रेरित है। ब्रिटेन के संविधान से, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता को जो है लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है, तो ये आपको याद रखना है। कैसी नागरिकता है दोस्तों, एकल नागरिकता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। एकल नागरिकता यानी मान लेते हैं अगर कोई भारतीय व्यक्ति है किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी जो है अपने आप ही जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, भारत में जो है कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो भारत में जो है 5 प्रकार से नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है। इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। याद रखें दोस्तों, की जा सकती है। कौन कौन से 5 प्रकार से जो है भारत में जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला पॉइंट है दोस्तों जन्म से, यानी जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा क्या है दोस्तों, वंश परंपरा से। वंश परंपरा से। तीसरा दोस्तों पंजीकरण से। पंजीकरण से। चौथे की यदि बात की जाए देशीयकरण से। देशीयकरण से। और यदि बात की जाए पांचवा दोस्तों, पांचवा है भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन द्वारा। अब दोस्तों, एक एक पॉइंट करके सभी को इनको अच्छे से जानेंगे। यानी जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, वंश परंपरा से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, इन सभी को एक एक करके जो है जानेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों जन्म से। जन्म से, तो जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे बात की गई है जन्म से नागरिकता। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति का जन्म, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो है जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है भारत में हुआ है, तो उसको जो है जन्म के आधार पर नागरिकता जो है मिल जाती थी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके कुछ अपवाद है, जैसे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को और दूसरा अब बात है दोस्तों शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता मिल जाती थी जन्म के आधार पर। तो इन सभी अपवादों के कारण जो है यहाँ पर दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया था, जिसमें कहा गया था जन्म से नागरिकता के लिए जो है उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, तभी उसको जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दी जाएगी। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 से पहले जो है विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे व शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे को जब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में ये कहा गया था अगर जन्म से नागरिकता लेनी है तो उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, तभी उसको जो है जन्म के आधार पर नागरिकता जो है दी जाएगी। तो इनको जो है यहाँ से लिख लेते हैं। किसी व्यक्ति का
किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है। अब दोस्तों इसके जो है कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को। विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को, याद रखें दोस्तों, जन्मे बच्चों को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चों को जन्म से नागरिकता जो है मिल जाती थी। दोस्तों अब यहाँ पर जो एक नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जो है कहा गया था। अब दोस्तों इसके द्वारा कहा गया था जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई एक भारतीय नागरिक होगा। याद रखेंगे दोस्तों, कोई एक भारतीय नागरिक जो है होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नागरिकता की यदि बात की जाए तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक चर्चा की गई है। और ये भारतीय संविधान में नागरिकता कहाँ से प्रेरित, यानी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से जो इसको लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता, भारत में कैसी एकल नागरिकता है? भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से 5 प्रकार के? जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। इन 5 प्रकार से जो है भारत में नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। अब जैसे जन्म की यदि बात करते हैं तो यानी किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है भारत में हुआ है तो उसको जो है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है। जैसे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को शत्रु के अधीन किसी भूभाग जिस पर जन्मे बच्चों को जन्म के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाती है। तो आप शत्रु के अधीन भूभाग, इससे क्या मतलब है दोस्तों? जैसे पीओके है, पीओके में जो भी बच्चा जन्म लेता था तो 1986 से पहले जो है उसके जन्म के आधार पर जो है उसको भारतीय नागरिकता जो है मिल जाती थी। लेकिन एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया था। इसमें कहा गया था जन्म से नागरिकता के लिए जो है उसके माता पिता में से जो है कोई एक भारतीय नागरिक होगा, तभी उसको जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा जहाँ जन्म से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती थी। अब आते हैं दोस्तों वंश परंपरा से। वंश परंपरा की यदि बात की जाए, विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो उसके बाद हुआ है तो जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो दोस्तों उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन यहाँ भाई जो है एक नागरिकता संशोधन किया गया था 1992 में। यहाँ पे कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का जो है प्रावधान है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अपवाद हैं। यहाँ पे कहा गया है 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर नागरिकता दी जाएगी तो उसके लिए जो है दोस्तों एक कंडीशन लग दी गई थी, यानी जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसका पंजीकरण
कराना होगा, तभी उसको जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है वंश परंपरा के अनुसार। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे वंश परंपरा। वंश परंपरा, वंश परंपरा से कैसे नागरिकता मिलती है, तो अब इसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी, विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को, 1950 को या उसके बाद हुआ है, या उसके बाद हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। जन्म के समय, जन्म के समय माता पिता में से, माता पिता में से कोई एक भारतीय, कोई एक भारतीय, कोई एक भारतीय हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक संविधान संशोधन किया गया था, लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया था माता पिता यानी वंश परंपरा के अनुसार जो है माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का प्रावधान था, लिखेंगे माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। क्या है दोस्तों? प्रावधान है। अब दोस्तों यहाँ भी एक अपवाद है, तो कौन सा अपवाद है इसको भी देख लेते हैं। अपवाद, अपवाद की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एक अपवाद है, इसमें कहा गया था 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर, भारत के बाहर जन्मे, भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों इसके लिए जो है यहाँ पर एक कंडीशन लग दी गई थी, वो कंडीशन यानी शर्त क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे जन्म के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना होगा, तभी जो है जन्म के वंश परंपरा के अनुसार जो है बच्चे को भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। अब दोस्तों इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं वंश परंपरा के अनुसार। वंश परंपरा के अनुसार यानी विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी या 1950 को या उसके बाद हुआ है, तो उसको जो है जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन यहाँ भी एक नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था 1992 में।
अब इसमें कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता का प्रावधान है। यानी 1992 के बाद कहा गया था विदेश में जन्मे बच्चे को जो है भारत की नागरिकता के माता की नागरिकता के आधार पर जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद से जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को जो है वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी, ना माता के आधार पर ना पिता के आधार पर। और इसके लिए जो है यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई थी, यानी जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना होगा, तभी जो है उसको वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल सकती है। अगर वो पंजीकरण नहीं कराता है तो ना ही उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, और साथ ही दोस्तों उस पर जो है जुर्माना भी जो है लग सकता है। तो इस प्रकार जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है पंजीकरण से। तो पंजीकरण से यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पंजीकरण से। पंजीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है इसको देखेंगे। पंजीकरण से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक जो है भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी या करने वाली हो। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तो उनको जो है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो है मिल सकती है। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, यानी पंजीकरण से कैसे नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है। तो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से, आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति और दूसरा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म जो है भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो। विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। अब दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उनको जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पंजीकरण से यानी पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि। दोस्तों पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक जो है भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जो है भारत में हुआ है लेकिन परंतु वह भारत के बाहर निवास कर रहा हो तो वह पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो तो वह भी जो है किसके द्वारा नागरिकता ले सकती है, भारत की पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता ले सकती है। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की जो है नौकरी करते हैं तो उनको जो है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है अगर वो नागरिकता लेना चाहें। तो ये है दोस्तों, इस प्रकार जो है पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, आते हैं देशीयकरण से। देशीयकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, भारत नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर जो है 5 वर्ष जो है 5 वर्ष तक जो है भारत में रह रहा हो। यानी ये अवधि जो है दोस्तों 11 वर्ष थी पहले, लेकिन अब इसको घटाकर जो है कितना 5 वर्ष जो है कर दिया गया। और संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, यानी किसी एक अच्छा भाषा का उसको ज्ञान हो, पढ़ता हो अच्छे से और उसको अच्छे से लिख लेता हो, तो वह देशीयकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत की। अब दोस्तों यहाँ पे हम चौथा पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पे देशीयकरण से। देशीयकरण से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो इनको जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। सारे पॉइंट एक एक करके लिखेंगे। तो दोस्तों, कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, कोई विदेशी कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो तो उसको जो है पंजीकरण से यानी देशीकरण से वह जो है भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है भारत की नागरिकता के आवेदन के लिए भारत की नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारत में जो है रह रहा हो। अब आते हैं दोस्तों कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, और दोस्तों ये अवधि जो है पहले 11 वर्ष थी और इसको घटाकर जो है 5 वर्ष जो है कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो तो उसको जो है देशीयकरण से नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। अब दोस्तों भूमि अर्जन द्वारा देख लेते हैं और उसके बाद जो है त्याग के बारे में देखेंगे। तो 5वां पॉइंट भी लिख लेते हैं और एक साथ जो है इसका रिवीजन करेंगे। भूमि अर्जन द्वारा यानी भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, यानी भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया जाता है या शामिल किया जाता है, तो उस पर जो भी लोग रहते हैं तो उनको जो है भूमि अर्जन के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को लिख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में
विलय किया जाता है, विलय किया जाता है, विलय किया हो या किया जाता है। तो दोस्तों अब इसका रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं देशीयकरण से। देशीयकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, यानी कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। दूसरा पॉइंट, भारत की नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर जो है 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। और ये अवधि जो है पहले 11 वर्ष थी, इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से जो है किसी एक भाषा का उसको अच्छा ज्ञान हो और अच्छे से लिख पढ़ लेता हो, तो उसको जो है देशीयकरण से जो है वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये है देशीयकरण से ऐसे नागरिकता प्राप्त जो है की जाती है। अब आते हैं भूमि अर्जन द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया जाता है या भारत में शामिल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं पीओके का। मान लेते हैं पीओके को जो है भारत सरकार भारत में शामिल कर लेती है, तो उस पर जो भी जनसंख्या निवास करती है तो उसको जो है भूमि अर्जन द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो है भूमि अर्जन द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब आते हैं दोस्तों नागरिकता का अंत जो है 3 प्रकार से होता है, परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। तो इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों, नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत 3 प्रकार से, नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? परित्याग, पर्यवसान, पर्यवसान, वंचित किया जाना, वंचित किया जाना। इन 3 प्रकार से याद रखें दोस्तों, इन 3 प्रकार से। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, वंचित किया जाना। अब यहाँ पर जो है वंचित किया जाना, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से, 5 वर्ष के भीतर जो है किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, लगातार 7 वर्ष तक जो है देश से बाहर रहने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो इस प्रकार जो है नागरिकता उनकी समाप्त हो जाती है। तो इन सारे पॉइंटों को हम यहाँ पे लिखेंगे। बात करते हैं दोस्तों संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। और यदि बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, युद्ध काल में, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, शत्रु की सहायता करने पर, शत्रु की जो है सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर, प्राप्त करने पर 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश के, किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, सजा पाने पर। अब दोस्तों ये आते हैं, चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, लगातार 7 वर्ष देश से बाहर रहने पर, देश से बाहर रहने पर। और दोस्तों 5वां पॉइंट की यदि बात करते हैं, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से
विवाह करने पर। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इनका एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है: परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। अब दोस्तों यहाँ पे वंचित किए जाने से कैसे नागरिकता समाप्त होती है, यानी संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यानी संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान को नहीं मानने पर और संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। युद्ध काल के समय शत्रु की सहायता करने पर, मान लेते हैं भारत का किसी पड़ोसी देश से युद्ध हो रहा है, तो भारत में रहते हुए वह भारत का सपोर्ट ना करके अपने शत्रु देश का सपोर्ट करता है, तो उसकी जो है नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा कोई नागरिकता प्राप्त करता है और 5 वर्ष के भीतर जो है किसी अन्य देश द्वारा जो है उसको 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है, तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है। लगातार भारत से 7 वर्ष बाहर रहने पर उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाती है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा जो है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यानी अगर कोई भारतीय स्त्री विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है नागरिकता समाप्त होती है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और बाकी के जो इसके अनुच्छेद बचे उन सभी को जो हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।